नमस्कार दर्शकों, LWE नक्सल कार्यक्रम में मैं दिव्या आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दर्शकों, इस अंक में या इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं नक्सल पर, नक्सलवाद पर, सरकार की योजनाओं पर, उनके पुनर्वास पर। इन सभी मुद्दों पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है पटना ADM लॉ एंड ऑर्डर राजेश रोशन जी। राजेश जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद मैम। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं राजेश जी कि नक्सलवाद अब नक्सल जो कहें खासतौर पे बिहार से अब लगभग पूरी तरह समाप्ति पर है और बिहार राज्य में भी अब कहें कि बिल्कुल शांति नज़र आती है और देश भर में भी अब बहुत ही चुनिंदा जगहों पर जो नक्सल है वो देखने को मिलता है। मैं सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगी कि नक्सल कहते किसे हैं? नक्सल को अगर परिभाषित करना है तो हम ये कहेंगे कि वैसे लोग जो मुख्य धारा से अलग हो गए, कहीं न कहीं उनको लगा कि हम मुख्य धारा से अलग हो गए, सरकार उन पे ध्यान नहीं जा रहा है, वैसे लोगों का एक समूह बनता चला गया जो बाद में एक नक्सल के रूप में परिवर्तित हो गया। नक्सल ऐसा जो शब्द है वो नक्सलवाड़ी एक कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक है वेस्ट बंगाल में, सिलीगुड़ी ज़िले में। वहाँ से शुरू हुआ था किसान आंदोलन के वजह से और धीरे धीरे फैलता चला गया पूर्वोत्तर राज्यों में, खासकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार के कुछ भाग, तेलंगाना। तो वैसे ही लोग हैं जो मेन स्ट्रीम में कुछ कहीं ना कहीं हमारी सरकार की योजनाएं उनके तक पहुंच नहीं पाई। इस वजह से वो नक्सल जो थे वो एक तरह से देखा जाए तो नक्सल बन गया और नक्सल शब्द उनके लिए प्रयोग होने लगा। अन्यथा ये नक्सल शब्द तो गांव से निकला हुआ शब्द है, गांव का ही नाम है जो नक्सलवाड़ी था, बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। जी। अभी की परिवेश की अगर हम बात करें, जब केंद्र सरकार जो हमारे मोदी सरकार जब से आई है तब से नक्सल और नक्सलवाद पे पूर्णतः प्रतिबंध लगने वाला है। बिल्कुल, अब जो कहें कि बिहार में तो पूर्णतः समाप्ति हो चुका है। जी। मैं ये जानना चाहूँगी केंद्र सरकार ने कई सारी योजनाएं चलाई मुख्य स्ट्रीम में लाने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए, और स्लोगन भी दिया है कि मुख्य धारा में आए, सुंदर भारत बनाए। तो मैं ये जानना चाहूँगी वो कौन सा की है, मतलब एक मुख्य अगर बात करें तो कौन सी चीज़ है जिससे ये नक्सलवाद पर पूर्णतः प्रतिबंध लग रहा है? देखिए, नक्सलवाद पे पहले से भी बहुत सारी सरकारी कार्यक्रम चल रहे थे, लेकिन 2014 में माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा यूनिफाइड एक्शन प्लान एक शुरू किया गया, जिसमें 3 क्षेत्र पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से कार्रवाई की गई। पहला ये था कि जो नक्सल में जो उपद्रवी तत्व थे उन पे एक रोक लगाई गई, उनको 0 टॉलरेंस किया गया कि अब हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे किसी भी हिंसा को। दूसरा ये था कि उनको विकास के लिए एक ज़बरदस्त फंडिंग की गई सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जैसे विद्यालय बनाना, सड़कें बनानी, मोबाइल नेटवर्क क्रिएट करना, इन चीज़ों को लागू किया गया। तीसरा था जो लोग अलग हो गए थे उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जितनी भी योजनाएं बनाई गई उनको पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट किया गया। जैसे कि एक ट्राइबल ग्राम पंचायत एक कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसमें वहाँ के जो भी उपज हो रहे हैं, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस जिसको बोलते हैं हम लोग, तो उनका एक पहले से भी फॉरेस्ट रिजर्व एक्ट था उनका, जिनमें फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे 2006 में जो ट्राइबल्स थे उनको राइट्स दिया गया कि जो प्रोड्यूस होंगे उन पर राइट्स है, लेकिन उसको बहुत इफेक्टिवली लागू किया गया। तो ग्राम पंचायत के माध्यम से इसको लागू किया गया, तो ये अधिकार दिया गया। साथ ही साथ एकलव्य विद्यालय ये खोला गया, आवासीय विद्यालय, वहाँ के बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। महिलाओं के लिए भी स्वावलंबन योजना, जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, ये इसकी बहुत बड़ी नेटवर्क वहाँ पे बनाई गई, जिससे महिलाएं स्वावलंबी भी हो रही हैं। उनको कौशल विकास केंद्र से जोड़ा गया। कौशल विकास केंद्र में जो रोजगार उन्मुखी स्किल्स हैं, मतलब जो स्किल डेवलपमेंट है, उसको स्किल डेवलपमेंट से उनको जोड़ा गया। उनको छोटे छोटे चीज़ सिखाई गई जिससे उनको रोजगार मिल सके, उन जो कुछ काम कर सके। उनके कुछ ट्राइबल प्रोड्यूस है, आप देखते होंगे ट्राइबल हार्ट, ट्राइबल मार्ट, जगह जगह पे ये लगाया जाता है। तो ये सारे प्रोग्राम्स में जैसे ट्राइबल का कोई भी प्रोड्यूस है तो उसकी मार्केटिंग के लिए उन्होंने एक स्पेस भी दिया। तो एक बिल्कुल ही एकीकृत ढंग से ट्राइबल एरिया को शहर से जोड़ने की कवायद चल रही है और ये काफ़ी सफल भी हो रहा है। और लोग जो अर्बन एरिया में लोग रह रहे हैं, जो जिनके पास सरप्लस मनी है, वो ट्राइबल आर्ट्स को प्रमोट भी कर रहे हैं, खरीद कर प्रमोट, जैसे हम भी खरीद रहे हैं, आप भी खरीद रहे हैं। तो एक पूरा एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया चारों तरफ से कि भाई ट्राइबल को जोड़ना है मेन स्ट्रीम में, इनकी सबकी भागीदारी सुनिश्चित की गई।
तो ये जैसे एक और तो आपका जो भी है, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उससे रोड से सारे गाँव को जोड़ा गया। 300 की बसावट है, वहाँ पे भी सड़कें बनाई गई। बिल्कुल रिमोट एरिया में भी सड़क बनाई गई, स्कूल बनाए गए। मोबाइल नेटवर्क, एक इसको बोलते हैं मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए रोशनी योजना एक है, उसके अंतर्गत मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी भी सबको दिया गया। तो जिसके चलते धीरे धीरे विकास की लहर जो है किरण सब जगह पहुंचनी शुरू हो गई है। तो इस वजह से अब ये आप देख लीजिए कि जहां 2010 में 100 मेरे ख्याल से 200 से ऊपर जिले LWE थे, अब घट के 38 हो गए हैं। और जो नक्सलाइट प्रभावित जिले सिर्फ 6 बच गए हैं, जो आपने कहा भी। जी। तो अब बिहार में अगर हम लोग देखें, बिहार के परिप्रेक्ष्य में तो छिटपुट है, अब तो नहीं के बराबर ही है, और नक्सल जिला तो कोई भी नहीं है बिल्कुल। तो ये इंडिकेटर है जिसे लग रहा है कि जो सरकार के द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है वो सफल हो रहा है, और लोग धीरे धीरे मेन स्ट्रीम में जुड़ भी रहे हैं। मेन स्ट्रीम पे जो जुड़ने की बात हो रही है सर, तो एक मानसिकता ये है लोगों की कि अगर कोई भी नक्सल से आता है मुख्य धारा में, लोगों में भी एक थोड़ी सी मानसिकता ये रहती है, अच्छा ये नक्सली है, तो एक भय भी होता है, एक डर भी होता है, या एक मानसिकता भी होती है उनके अंदर की। तो फिर कैसे उनको जो मेन स्ट्रीम में लाया जाए भी अगर, तो जनता के सपोर्ट उनको कैसे मिल पाता होगा सर? ये नहीं, ऐसा नहीं है कि सारे ट्राइबल्स ही नक्सलाइट मूवमेंट में जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग हैं जो बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व थे, जो हिंसा में थे जी। तो लोगों को ये पता है कि अगर ट्राइबल्स में अगर 100 ट्राइबल्स हैं तो 2 या 3 लोग ही हैं जो कि हिंसा के पक्ष में हैं, बाकी लोग नहीं हैं। बाकी लोग बिल्कुल सामान्य से लोग हैं, सीधे साधे भोले भाले लोग हैं। तो ये संदेश सब जगह दिया भी गया है, और एक मीडिया के अवेयरनेस से भी, आप लोग के भी सहयोग से, ये बिल्कुल ये एक जो भ्रम था लोगों का कि ट्राइबल्स हैं तो नक्सल होंगे, इसको तोड़ा गया है। तो अब ये जो परसेप्शन बना हुआ था पहले, ये काफ़ी हद तक टूट भी चुका है। तो परसेप्शन तोड़ने की बात थी, तो ये परसेप्शन मेरे ख्याल से टूट चुका है। और जो भी ट्राइबल्स आते तो रादर लोग काफ़ी पॉजिटिवली उसको देखते हैं कि ये मतलब ट्राइबल्स के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अपराध वगैरह में नहीं रहते हैं, तो उनके लिए रोज़गार पाना भी आसान होता है। आप झारखंड चले जाइए, काफ़ी ऐसे रोज़गार उनको दिल्ली वगैरह में काफ़ी आसानी से मिल जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि उनको कोई शक के निगाहों से देखा जाता है, ऐसी बात नहीं है। भ्रम टूट चुका है। ये चीज़ जो परिभाषा थी जो नक्सल की, वो लोगों के बीच अब टूटती नजर आ रही है। मुख्य धारा में लोग पहुंच रहे हैं। जी। सर, जो सरकार की हमने योजनाओं की बात की, इतनी सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो रीच बढ़ाने के लिए और क्या कार्यक्रम सरकार कर रही है कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा ये पहुंचे? अभी भी छत्तीसगढ़ में कहें तो कुछ ज़िले अभी हैं जो नक्सल से जुड़े हुए हैं, तो उन तक रीच कैसे पहुंचे ताकि जो सरकार की योजना है वो उनको, क्योंकि मुझे लगता है कि जो नक्सलवाद शुरू हुआ था उसका मुख्य कारण यही रहा था कि सरकार की योजनाएं, या उनको लगता था कि उनको जो सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं देती, ये एक मेन कारण रहा होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये एक्चुअली हुआ क्या कि जो नक्सल एरिया जितने भी थे काफ़ी दुर्गम क्षेत्र में थे, और वहाँ पे विकास को पहुँचाना इतना आसान काम है नहीं। ज़्यादातर हिली टेरेन है, काफ़ी घने जंगल हैं, तो उसके बीच से आपको सड़क बनाना और किसी परियोजना को बनाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो इसका फ़ायदा कुछ नक्सल तक हमेशा उठाते रहे हैं, और उसका इनका क्या, उनमें कुछ ग्रुप बन गया जो एडवांटेज के लिए इस चीज़ को प्रमोट करते रहे। बाकी लोगों को कोई फ़ायदा हुआ नहीं उनसे। तो सरकार की ये योजना यही है कि किसी भी तरीके से, कितना भी दुर्गम मार्ग हो, पहाड़ी क्षेत्र हो, सड़कें बनाई जाएं, जहाँ पे लोग रह रहे हैं वहाँ पे विद्यालय पहुँचाया जाए, मोबाइल कनेक्टिविटी पहुँचाई जाए, उनके जो प्रोड्यूस है उसका एक मार्केट दिया जाए, उनको फाइनेंसिंग दी जाए। देखिएगा, फाइनेंसिंग भी बहुत बड़ा, इसके जो कनेक्टिविटी है फाइनेंस के थ्रू, इस पे भी बहुत काम किया गया है। छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंसिंग स्कीम है सरकार के, जो बैंकों के द्वारा वो प्रारंभ किए गए हैं लोन के थ्रू। जी, तो उनसे इजी वे में आराम से उनको लोन मिल जाता है, ऋण प्राप्त हो जाता है, तो उनसे वो काम धंधा शुरू कर जा रहे हैं। तो ये तरीका है, और उनको फिर एक मार्केट भी मिल जा रहा है बाहर, तो वो जुड़ाव बढ़ता जा रहा है। कौशल विकास, जैसे मैंने बताया आपको, तो हर जगह कौशल विकास केंद्र प्रत्येक ब्लॉक में भी खोला गया। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि उस दुर्गम एरिया में एक रास्ते को बनाना, सड़क को बनाना। तो नक्सली एलिमेंट जो नेगेटिव टाइप के थे, वो कभी नहीं चाहते थे कि विकास हो यहाँ पे, क्योंकि उनका इंटरेस्ट सफ़र होता है इससे। क्योंकि असामान्य आदमी अगर मेन स्ट्रीम से जुड़ जाएगा तो फिर उनके साथ कोई नहीं जुड़ेगा। और हुआ यही कि जब सरकार ने मैसिव
इनफ्लो किया फंड का, सड़कें बनानी शुरू की और सपोर्ट में सिक्योरिटी दिया। आप देखेंगे हर जगह सीआरपीएफ के लोग हैं और सिक्योरिटी के लिए हेलीकॉप्टर का भी यूज़ किया जा रहा है। उनको जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स थे उनको टारगेट करके अरेस्ट किया गया है। तो जो भय का माहौल उन लोगों ने ट्राइबल्स के बीच में बनाया था, कुछ लोगों ने उसको पकड़ के अंदर किया गया ताकि भयमुक्त माहौल बन सके। और भयमुक्त माहौल के लिए फिर ये चाहिए था कि उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए बैंक से, कौशल विकास केंद्र से उनको जोड़ा जा सके। इसकी पहल की गई और जो कि काफ़ी हद तक सफल भी हुआ है। आत्मसमर्पण जो लोग करते हैं उनके लिए भी सरकार ने कुछ योजनाएं दी जो खुद आकर समर्पण कर रहे हैं। आत्मसमर्पण में तो एक तो ये लीगल मैटर्स है, तो आत्मसमर्पण के बाद उनके जो लीनियंसी काफ़ी मतलब जो भी कोर्ट है उनके लिए वहाँ पे काफ़ी पॉजिटिवली उनके बारे में देखा जाता है। और छूटने के बाद उनको इवन जेल के अंदर भी रिहेबिलिटेट करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। वहाँ पर भी उनका एक तो पढ़ाने लिखाने की व्यवस्था की गई है और उनके लिए भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अंदर कुछ ना कुछ सिखाया जाता है। तो वो जब बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं स्किल होकर निकलते हैं। तो स्किल निकलते हैं तो फिर मेन स्ट्रीम में उनके लिए जुड़ना बहुत आसान हो जाता है। तो स्किल डेवलपमेंट पे जो स्किल मिशन है प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी का, ये भी काफ़ी हद तक कारगर हुआ है। जी। सब सारी योजनाओं की अगर हम बात करें जो केंद्र सरकार चला रही है नक्सल को ख़त्म करने के लिए, मुख्य कौन सी ऐसी योजना है जो बहुत ज़्यादा सफल हुई है, आप क्या कहेंगे? दो योजनाओं के बारे में मैं कहूँगा। एक है एकलव्य आवासीय योजना, जो विद्यालय के एकलव्य आवासीय मॉडल स्कूल जी। तो एक स्कूल आवासीय मॉडल स्कूल है जिसमें बच्चों को वहाँ पे ले जाते हैं, बच्चों को पूरी तरह से ग्रूम करते हैं, पढ़ाते भी हैं, सिखाते भी हैं और उनकी पढ़ाई रोज़गार ओरिएंटेड है। तो ये बहुत हद तक कारगर हुआ है। और इसके अलावा जितने भी इसके अलावा माइक्रो फाइनेंसिंग जो है, ये फाइनेंस के लिए उनको फाइनेंस के लिए माइक्रो फाइनेंसिंग जो फैसिलिटीज़ दी गई है बैंक के थ्रू, ये बहुत कारगर हुआ है। ये दो चीज़ों की वजह से उनका परिवर्तन काफ़ी हद तक हुआ है। मनरेगा वगैरह भी शायद जी मनरेगा का भी कार्य चल रहा है वहाँ पे, उनको लेबर मनरेगा से भी उनके यहाँ काफ़ी काम चल रहा है। मनरेगा से भी ये सारी भी योजनाएं जी मनरेगा से भी चल रहा है। बिल्कुल सर, नक्सलवाद की हम अगर बात करते हैं तो एक बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में एक दृश्य दिखता है हमें कि कुछ इलाके बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानियाँ झेलनी पड़ती है उस वक्त। मुझे लगता है कि मुख्य कारण क्या रहा होगा? सर, ब्रेड एंड बटर की समस्या रही होगी, खान पान की, ये ज़्यादा मुझे लगता है कि रोजी रोटी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा होगा। हाँ, ये रोजी रोटी तो है ही, तो फंडामेंटल कारण तो वही है। लेकिन देखिए अब जब विकास, आप ये इस एरिया का अगर आप जियोग्राफी देखें तो ये जितने भी एरियाज़ हैं, खासकर वेस्ट बंगाल का तो खैर एग्रीकल्चर एरिया, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये मिनरल रिच एरियाज थे सारे। और ये ज़्यादातर मिनरल रिच एरिया जंगल में ही है ज़्यादातर, देखिए हार्ड टेरेंस में है। तो वहाँ पे जब डेवलपमेंट वर्क शुरू हुआ तो लोग उसके पार्ट नहीं बन पाए। बाहर से लोग आए, डेवलपमेंट भी हुआ, विकास भी हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर भी विकास हुआ, फैक्ट्री भी बनी। तो फैक्ट्री में उनके साथ जो जुड़ाव वहाँ के लोगों को होना चाहिए था वो उस प्रारंभ में नहीं हो पाया, जिसे बाद में किया गया। उनकी जो भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए थी वो स्थानीय लोगों की, वो वहाँ पे कुछ कारणों से या कह ले क्या कारण रहा होगा सर? मतलब अगर देखिए समय के साथ प्राथमिकताएं होती हैं, तो पहले प्राथमिकताएं रही होंगी, अब पहले की योजनाओं की प्राथमिकताएं कुछ थी, ऑब्जेक्टिव्स कुछ और रहा होगा। लेकिन वर्तमान में तो यही प्राथमिकता है कि सभी की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। तो सहभागिता ट्राइबल एरिया में उन लोगों की भी सुनिश्चित की गई है। तो जितने भी अब जितनी भी परियोजना चल रही है वो स्थानीय लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की गई है। तो वो उनको ये नहीं लगता है कि कोई बाहर से आ रहा है और मुझे ही इग्नोर कर रहा है। ये चीज़ें बहुत अंदर तक जाती हैं और वो एक रिवोल्ट का कारण भी बनती हैं। और किसी न किसी जो असामाजिक तत्व है उनको यह मौका मिल जाता है लोगों को अपनी तरफ खींचने का, कि देखो तुम्हारे यहाँ ये ऐसे हो गया फैक्ट्री, लेकिन तुम मेरे काम नहीं दे रहे हैं। तो ये एक जो आपने कहा कि क्या कारण हो सकता है, ये भी हो सकता है कि उनको स्किल डेवलपमेंट ना हुआ हो। फैक्ट्री में काम करने के लिए स्किल डेवलपमेंट की भी आवश्यकता होती है। तो हमारा जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ये है कि स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत उनको भी स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस है। तो ताकि वो मतलब कुछ सीख सकें, ताकि कहीं न कहीं काम कर सकें। तो अब सहभागिता भी बन जाती है और मेन स्ट्रीम में जुड़ भी जाते हैं।
से पूरे भारत की परिप्रेक्ष्य की अगर बात तो हम बिहार की कर चुके हैं कि अब ऑलमोस्ट यहाँ पे खत्म हो चुका है, लेकिन अगर पूरे परिप्रेक्ष्य की अगर हम बात करें सर, अभी तो अभी भी कहाँ कहाँ नक्सलवाद है और कैसे सरकार की योजनाएं पहुँचाई जा रही हैं? अब छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र में कुछ एरिया में है, मूलतः यही दो पे है, थोड़ा बहुत वेस्ट बंगाल है, थोड़ा बहुत उड़ीसा। और अब छत्तीसगढ़ का जो एरिया है काफ़ी दुर्गम है, ये आसान नहीं है। इसमें हमारे जो सेंट्रल फोर्सेज हैं, सीआरपीएफ के, सीएपीएफ के सेंट्रल फोर्सेज, उनके लिए भी बहुत मुश्किल होता है ये अंदर जाके उनको पहले चीज़ है कि उनको पकड़ के अंदर करना जी। जो कानून की परिभाषा के अंदर तो सारे लोग हैं, तो आप किसी भी कारण से अनलॉफुल तो नहीं हो सकते, तो कानून के अनुसार ही सबको चलना है। तो पहला तो ये है कि जो लोग कानून को तोड़ रहे हैं या हिंसा में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, उनको पकड़ के अंदर करना। और वो उसके लिए हम लोगों ने सीआरपीएफ और उनको सारी फैसिलिटीज़ दी है 2015 के बाद खासकर। लेकिन वो जितने भी लोग हैं, इतना डिफ़िकल्ट एरिया है वो सारा, आप कभी देखें छत्तीसगढ़ का ट्रेन उठा के, टेरेन बहुत डिफ़िकल्ट है, तो इतना आसान नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक सफलता मिली है सरकार को। तो एक बार वो चीज़ें कंट्रोल में आ जाती है तो फिर विकास का काम बहुत स्पीड में हो जाता है, क्योंकि रोकने वाला कोई नहीं होता है। तो ये जो सरकार की 3 मोर्चे पे जो लड़ाई है, पहले उनको नियंत्रित करना, फिर विकास का काम करना, फिर पब्लिक को, ट्राइबल को साथ में जोड़ना मुख्यधारा में लाना। तो ये तीनों चीज़ें एक साथ चल रही हैं, तब जाके अब हम लोग सफल हो रहे हैं। सर, आप प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि प्रशासन की भूमिका कितनी रहती है सर, ट्राइबल्स को या नक्सलवाद? जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं सब प्रशासन के ही द्वारा चलाए जाते हैं। जिला पदाधिकारी समानता अध्यक्ष होते हैं सारे कार्यक्रम के, उनके नियंत्रण के में ही सारी योजनाएं चलती हैं। चाहे जो भी विकास हो रहा हो, उनकी पर्यवेक्षण होते रहते हैं। वो बार बार ये देखते हैं कि जो सरकार के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, कोई कमी तो नहीं है, कोई इंटर कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम तो नहीं है एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट से, क्या ज़मीन पे ये योजनाएं पहुंच पा रही है कि नहीं पा रही। तो अब सरकार जो जिलाधिकारी प्रशासन के हेड होते हैं, उनके अंदर हम लोग होते हैं, बाकी नीचे प्रखंड स्तर के अधिकारी होते हैं। तो ये सारे लोग मिलके हर विभाग के भी अपने अपने अधिकारी होते हैं। जैसे कल्याण विभाग के अधिकारी होते हैं, आपके अति पिछड़ा कल्याण के अधिकारी हैं, ग्रामीण विकास के अधिकारी हैं, ग्रामीण सड़क के इंजीनियर हैं। तो सारे पे नियंत्रण जिला पदाधिकारी का होता है, और मंडल पदाधिकारी जो उनके नीचे होते हैं वो भी क्लोजली मॉनिटर करते हैं। तो सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का दायित्व तो हम लोग का ही है, एक पुल का काम करते हैं। बिल्कुल, हम लोग का ही दायित्व है। कहीं कोई समस्या होती है कितनी बारीकियां देखनी पड़ती होंगी सर इसमें? नहीं, बारीकियां बिल्कुल देखनी पड़ती है। छोटा समस्या भी है तो उसको हमको हल करना है, कैसी भी तरह से उसको हल करके, ये है ऑब्जेक्टिव हमारा कि जनता तक उस योजना को निश्चित रूप से पहुँचाना है। इसका दूसरा पहलू ये भी कह सकते हैं कि किसी भी तरह का कोई लीकेज ना हो। करप्शन केस, कोई भी केसेज आते उस पर बहुत ज़बरदस्त कार्रवाई होती है। तो सारी चीज़ों को देखना होता है। अमित शाह जी ने कहा था कि बहुत जल्द भारत जो है बिल्कुल ही नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा, तो मुझे लगता है सरकार की जो सारी योजनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन की जा रही है। जी। आपको क्या लगता है सर, आप प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए हैं, कि क्या और किस तरीके से इसको रीच जो है वो लोगों तक और पहुँचाया जा सकता है? अब देखिए, अब LWE, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है, अब बहुत कम बच गए हैं। तो आप सोचिए 2010 में जहाँ 200 से ऊपर ज़िले थे, अब सिर्फ 38 बचे हैं। नक्सल प्रभावित ज़िले सिर्फ 6 बचे हैं। तो कहीं ना कहीं विकास की वजह से ही ऐसा हुआ है, और विकास तो चल रहा है। तो मुझे लगता है कि जिस गति से विकास की धारा चल पड़ी है, इस वर्ष तक हमको लगता है सारे ख़त्म ही हो जाएंगे और लोग मिनिस्ट्री में जुड़ जाएंगे, तो फिर नक्सल का कोई औचित्य नहीं बनता है। कितना कहे असर पड़ता था सर जब नक्सलवाद बहुत ज़्यादा चरम पे रहता था, तो प्रशासनिक सेवाओं में या ख़ास तौर पे जो लोगों तक रीच, जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो सब पहुंचाने में भी मुझे लगता है काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं। बिल्कुल, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं पहुंचाने पे, उन पे सीधा ही थ्रेट हुआ करता था। जब हम लोग पढ़ रहे थे या नई नई नौकरी में आए थे, तो ये हमेशा ये सुनते थे, ये हमेशा न्यूज़ में आता भी था कि फलाने अधिकारी गए वहाँ पे, उनको लैंड माइन्स के थ्रू उड़ा दिया गया। तो एक भी अगर ऐसी घटना हो गई तो पूरा डाउन द लाइन एक मतलब टेरर की बात हो जाती थी, फिर कोई जाता ही नहीं था काम करने के लिए।
तो इस वजह से उनको रोकना सबसे महत्वपूर्ण काम था। तो जो इस तरह के जो एलिमेंट थे, जो इस तरह के तत्व थे जो हिंसा में पूरी तरह से इन्वॉल्व थे, जब तक उनको हम लोग जब तक पकड़ के उसको ठीक ना करें तब तक कोई विकास होना बिल्कुल ही मुश्किल काम था। तो ये अधिकारियों के लिए बहुत ही मुश्किल वाला काम था कि नक्सलाइट एरिया में जाके विकास कार्यों को मतलब जनता तक पहुंचाना, ये काफ़ी मुश्किल काम था। लेकिन अब ये मुश्किल नहीं रह गया, क्योंकि ये सामान्य मेन मुख्य धारा में आ चुके हैं, तो इनके लिए भी जैसे बाकी जगह है वैसे वो भी जगह है। जी सर, आपने कहा जब आप नई नई सेवा में आए थे तो कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ अगर किस्सा अगर है तो। नहीं, मुझे याद है कोई प्रखंड विकास पदाधिकारी थे, वो जीप से जा रहे थे, उनकी जीप को उड़ा दिया गया। बिल्कुल, हम लोग मुश्किल से 1 आध साल हुआ था, तो डर का माहौल तो बनता है। जी जी। तो मुझे लगता है कि सरकार जब से मोदी जी की सरकार जब से आई है तब से ये जो परिवेश है वो पूरी तरह बदल चुका है। बिल्कुल बदल गया है, इसमें कोई संदेह नहीं जी। सर, आप एक अधिकारी के रूप में हम चाहेंगे कि आप हमारे जो दर्शक हैं या जो लोग हैं जो मुख्य धारा में आए हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर, किस तरह से बताएंगे सर? मुख्य धारा में मतलब मेरा ये बस एक ही चीज़ है कि सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए हैं और कानून का पालन करना बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। हम लोगों को सबसे मेरा यही संदेश है कि सरकार की जो बनाए गए कानून है उसका निश्चित रूप से पालन करें। वो आपके लिए ही बना हुआ है और सबके सार्वजनिक विकास के लिए बना हुआ है। अगर हम एक आदमी कानून तोड़ता है तो इसका प्रभाव केवल उस पर नहीं बल्कि सारे समाज पे पड़ता है और ये गलत मैसेज भी जाता है, संदेश भी जाता है। तो कानून का अगर हम लोग पालन करें तो शायद ही कोई समस्या ना हो। ये समस्याएं नहीं आएंगी, कभी नहीं आएगी। सर, जितनी योजनाएं अभी चलाई जा रही हैं फिलहाल के समय में, जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, आपको क्या लगता है बिहार का जो परिदृश्य बदला है वो बिल्कुल इन्हीं योजनाओं के तहत बदला है या आम लोगों की सहभागिता भी इसमें रही होगी? नहीं, आम लोगों की सहभागिता निश्चित रूप से बनी है। जब से पंचायत राज अधिनियम आया है और नगर पालिका संशोधन अधिनियम आया, जिसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोगों की सहभागिता बहुत ज़्यादा हो गई है। ज़्यादा क्या मतलब, ये कानून है। अब देखिए, ग्राम पंचायत सरकार है, मुखिया है हमारे हर ग्राम पंचायत में, योजनाओं की स्वीकृति भी वहीं से होती है। उसी तरह से नगर पंचायत में भी सरकार है, वहाँ पर भी उनको अधिकार दिए गए हैं। तो जो लोगों की आम जन की समस्याएं हैं उसका निराकरण भी बिल्कुल निचले स्तर पे सरकार के माध्यम से हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था, मेरे ख्याल से 1991 के आसपास ये आया था। तो ये पंचायती राज अधिनियम और नगर पालिका अधिनियम, तो इसमें तो काफ़ी हद तक लोगों की सहभागिता बढ़ी है। यानी तब का परिवेश और अभी के परिवेश में बात करें तो बिहार का जो परिदृश्य वो पूरी तरह बदला हुआ नजर आ रहा है अभी। जी। और ये कह सकते हैं कि मुख्य धारा में और सुंदर भारत बनाए का जो स्लोगन है वो बिहार में अब बिल्कुल परिलक्षित होता दिख रहा है। और मुझे लगता है ये प्रशासन और सरकार सब मिलके एक साथ इस चीज़ को फलीभूत करने में सफल हुए हैं। हाँ, सरकार देखिए, एग्जीक्यूटिव जो कार्यकारी एजेंसी तो ये हम लोग ही हैं। जी बिल्कुल। सरकार की योजनाओं को तो जनता तक पहुंचाने का जो दायित्व है ये तो कार्यकारी एजेंसी जो जिला प्रशासन है उनको ही है। तो ये बिल्कुल सफलतापूर्वक पहुंचाया भी गया है और पहुंचाया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं सब कुछ सही ढंग से चल रही हैं, ऑब्जेक्टिव भी हमारा पूरा हो रहा है। जी सर, अभी तो बातें और भी बहुत कुछ इस पे हो सकती है सर, लेकिन समय हमें उतनी इजाज़त नहीं दे रहा है सर। लेकिन इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें देने के लिए और हमारे दर्शकों को इस खास बात के लिए, नक्सलवाद पर, नक्सल पर इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। तो हमने बात की आज नक्सल पर, नक्सलवाद पर और समाज की मुख्य धारा में इनको कैसे लाया जाए, केंद्र सरकार की कितनी सारी योजनाएं हैं और जो स्लोगन है सरकार का, मुख्य धारा में आए, सुंदर भारत बनाए, वो कैसे फलीभूत हो रहा है। इन सारे मुद्दों पर हमने विस्तार से चर्चा की। मुझे लगता है कि आप इससे ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। अगली बार इस कार्यक्रम में फिर एक नए मेहमान के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए दिव्या को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।